गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं व्यवसाय अध्ययन में रेशमी मार्ग और मसाला मार्ग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी बैंकिंग के बारे में। मैंने इसमें मुद्रा भी आपको पढ़ाया था, मुद्रा का उपयोग, है ना। ये मुद्रा से एक रूपता आई थी, मुद्रा तोल और माप की इकाइयों में उसका उपयोग किया जाने लगा था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली है। जैसे जैसे हमारा आर्थिक जीवन में प्रगति हुई, है ना, और बहुत सारे विकास हुआ, उसी के साथ साथ धातु का भी उपयोग किया जाने लगा। क्योंकि विनिमय के रूप में पहले बहुत सारी दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जाता था लेन देन के लिए। विनिमय अर्थात वस्तुओं का और सेवाओं के लेन देन में दूसरी जो जो चीज़ें थी, जैसे कि पत्थरों का ही उपयोग किया गया या मोती मणकों का उपयोग किया गया था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे प्रगति हुई, बाद में ये माना जाने लगा कि धातु का उपयोग किया जाने लगा। धातु का उपयोग किया जाए क्योंकि धातु में वो गुण होता है, धातु में विभाजकता का गुण होता है, धातु में स्थायित्वता का गुण होता है। तो इन गुणों के कारण धातु का उपयोग किया जाने लगा। धातु का उपयोग जब होने लगा तो इससे और भी विकास हुआ, और इसी रूप में आगे हमने हुंडी का भी वहाँ उस समय उपयोग हुआ। ये हुंडी और ये चिति जैसे दो ये दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों का उपयोग हुआ। ये दस्तावेज जो होते थे ये ऐसे होते थे जिसमें कि बहुत सी बार जो अनुबंध ऐसा होता था जिसमें कि धन की आवश्यकता यानी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती थी, और कुछ ऐसे अनुबंध होते थे जो एक नियम के अनुसार धन का लेन देन करते थे। तो यहाँ पर जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों ने हुंडी और चिति जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया, तो क्योंकि इससे उनका व्यापार भी बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ स्थानीय भाषा में इसका उपयोग किया जाता था, स्थानीय भाषा में उसको लिखा जाता था हुंडी को, और उसका उपयोग होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ, धातु का उसमें उपयोग आने लगा, धातु, और धातु के साथ साथ ये दो दस्तावेज भी यहाँ काम आए थे। तो दस्तावेजों के रूप में मैंने आपको बताया यहाँ हुंडी और दूसरा बताया चिति। तो पहले हम बात करें हुंडी की, है ना। तो ये हुंडी जो है अनुबंध के द्वारा दो प्रकार से उसको उपयोग किया गया। पहला जो उपयोग हुआ वो था बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन। हुंडी में एक अनुबंध के रूप में इसे लिखा जाता था, यानी कोई इसमें शर्त नहीं होती थी और पैसे का भुगतान किया जाता था। दूसरा जो था इसका उपयोग वो था वैध नियम के अनुसार हस्तांतरण से ये परिवर्तनीय थी। ठीक है ना, हुंडी परिवर्तन हो जाती थी, किसमें, मुद्रा में परिवर्तित होती थी, लेकिन वैध नियमों के अनुसार जो उस समय बनाए गए थे उन नियमों का उपयोग किया जाता था। अभी हम बात यहाँ करें तो हुंडी जो है इनके आपको प्रकार दिए गए हैं। तो हुंडी उस समय कौन कौन सी प्रचलन में थी आपकी बुक में भी दिए गई हैं। कुछ हुंडियों के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो पहली हुंडी है धनी जोग। ये एक दर्शनी हुंडी थी। दर्शनी का अभिप्राय होता है बच्चों जिसको दिखाओ और देखते ही उसका मतलब दिखा करके उसका उपयोग किया जा सकता था। यानी कोई भी व्यक्ति जो ये जो हुंडी जब इसको देगा, वो दिखाएगा, तो भुगतान पाने वाला वह व्यक्ति उसके लिए दायित्व नहीं, उसका कोई दायित्व नहीं होता है। भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं होता है उसका, है ना। तो ये धनी जोग हुंडी कहलाती थी। दूसरी प्रकार की जो हुंडी थी वो थी शाहजोग हुंडी। ये भी दर्शनीय है, दर्शनी, और इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति होता था, विशिष्ट व्यक्ति को इसको दिया जाता था, जाना, और भुगतान पाने वाले पर इसका दायित्व होता था। जैसे इसमें तो भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं है, जिसने दिखाई उसने भुगतान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं होता था। लेकिन सहयोग ये दर्शनी तो है, लेकिन ये एक विशिष्ट व्यक्ति के नाम होती थी, उस विशिष्ट व्यक्ति को ही उसको भुगतान मिलता था, और वो उसके लिए उस पर दायित्व भी होता था भुगतान पाने वाले पर। तीसरी प्रकार की जो हुंडी थी वो थी फैमान जोग। ये फैमान जोग भी दर्शनी हुंडी ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि हुंडी आदेशित व्यक्ति को ही दे होती थी। यानी जिस व्यक्ति का नाम उस हुंडी में लिखा गया है, जिसके नाम है वो आदेशित, उसी को ही भुगतान प्राप्त होगा, अन्य किसी को नहीं। ऐसे ही एक अगली हुंडी का प्रकार है हमारी देखनहार हुंडी। ये भी दर्शनी हुंडी ही है। इस हुंडी में वाहक या प्रस्तुतकर्ता को ही ये देय होती थी।
वाहक यानी जो ले जा रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है सामने, जैसे कि ये धनी जोग है, जो दे रहा है दिखा रहा है उसी को भुगतान मिल रहा है, लेकिन वो उसके लिए कोई दायित्व नहीं है। इसी तरह है, लेकिन यहाँ दायित्व का कोई लेना देना नहीं है, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति वाहक है, जो लेके जा रहा है, वही उसका भुगतान भी प्राप्त कर रहा है। अब नेक्स्ट दो और हुंडी हैं, ये मुद्दती हैं बच्चों। मुद्दती का अभिप्राय क्या होता है, इनकी एक अवधि निश्चित होती है, निश्चित अवधि में इनको भुगतान मिलता है। ये दो प्रकार की हैं, पहली हमारे पास में फरमानजोग है, दूसरी हमारे पास में जोखमी है। तो ये फरमानजोग हुंडी ये मुद्दती है। इस हुंडी में निश्चित अवधि के बाद ही आदेशित व्यक्ति को भुगतान प्राप्त होगा उसको, ठीक है। तो ये हमारी मुद्दती, यानी इसमें एक अवधि को शामिल किया गया है। क्या शामिल है इसमें? अवधि शामिल है इसमें। यहाँ अवधि से कोई लेना नहीं है, बस जब आपने दिखाई तभी आपको भुगतान दे होगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने हुंडी आती है, ये जोखमी है, ये भी मुद्दती है, लेकिन इसमें प्रेषित पर माल पर ये आधारित होती है। जो माल प्रेषित किया गया है उसी पर ही हम उसका भुगतान मिलेगा। यानी कि माल मार्ग में यदि खो जाए या इसमें जो है धारक लागत उसकी जो है, अगर वो खो गया तो जो धारक है उसका जो व्यक्ति उसका ग्रहण करने वाला है, वो व्यक्ति उसका क्या करेगा? भुगतान करेगा खो जाने पर, है ना। और उसका कोई प्राप्तकर्ता का उसमें कोई दायित्व नहीं होता है। ये हमारी जोखमी हुंडी कहलाती है। इस तरह से हमने कई प्रकार की यहाँ हुंडियाँ पढ़ी। ये 6 मैंने बताई, 6 प्रकार की हुंडियाँ पढ़ी, है ना। इसी में ही मैंने दूसरा एक दस्तावेज आपको चिट्ठी बताया था। इसका इतना अधिक उस समय उपयोग नहीं किया गया था। बहुत अधिक मात्रा में जो प्रचलन में आई थी स्थानीय भाषा के रूप में, भाषा का इसमें उपयोग किया जाता था, ये थी हुंडी। और हुंडियों के कई प्रकार थे जो मैंने आपको यहाँ बताए, है ना। इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है स्वदेशी बैंकिंग, में पढ़ा रही थी आपको, इसी में ही ये सब मैंने हुंडियों के प्रकार आपको बताए। तो मुद्रा, उधार और साख पत्रों के रूप में के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार में एक वित्त पोषण के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। यानी वित्त की आपूर्ति, धन की आपूर्ति में इनका उपयोग हुआ। नेक्स्ट इसका जो और टॉपिक है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।